आकाशवाणी औरंगाबाद पर बनी है। पेश है उर्दू प्रोग्राम सब रंग। सामीन की खिदमत में हमारा आदाब। आज हमारी महफिल में आप सुनेंगे प्रोग्राम आप और हम, सामीन के खुतूत पर मबनी प्रोग्राम। इसके अलावा डॉक्टर से मुलाकात। 80 और 90 की दहाई में ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी औरंगाबाद से मकबूलियत पाने वाली इस आवाज़ ने आगे चलकर उर्दू अफसाना व नावल निगारी में अपनी ख़ास पहचान बनाई, जिन्हें हम नूरुल हसनैन के नाम से जानते हैं। मेरा ताल्लुक़ औरंगाबाद से है, मेरा वतन भी औरंगाबाद है और हम लोग तकरीबन 7 पुश्तों से इसी शहर में आबाद हैं। तो मैं 19 मार्च 1950 को पैदा हुआ, इसी शहर में पैदा हुआ और मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो यहाँ का एक ताल्लुक़ है कन्नड़। तो कन्नड़ में हुई क्योंकि वहाँ मेरे वालिद की सर्विस थी। तो चौथी तक मैंने वहाँ पढ़ा। चौथी पास करने के बाद जब मैं यहाँ आया तो आज़ाद हाई स्कूल था, तो आज़ाद हाई स्कूल में मैं शरीक हुआ। वहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया और जहाँ तक लिखने लिखाने का ताल्लुक़ है तो चूँकि घर में एक अदबी माहौल था और उस ज़माने में हिमायत अली शायर हमेशा रेडियो पर आते थे, तो पूरा घर ही इन्वॉल्व होता था उनको सुनने के लिए। तो एक ख्वाहिश होती थी कि मैं भी जिस तरह वो कर रहे हैं मैं भी कुछ करूँगा। सिकंदर अली वजद और हिमायत अली शायर जैसे मशहूर शोरा से आपके मरासिम मिलते हैं, जिसकी वजह से शुरुआत से आपको उर्दू ज़बान से एक अलग उनसियत रही। तो मैंने 7वीं जमात में पहली कहानी लिखी थी, उसका उन्वान था इंसानियत। कहानी क्या थी वो तो याद नहीं है, और वो बम्बई का एक अखबार निकलता था हिंदुस्तान। तो उसमें जो बच्चों का सफ़ा होता था खिलती कलियाँ, उसमें मेरी पहली कहानी छपी थी। और वो जब छप के आई तो मेरा ख़्याल है जितनी खुशी मुझे उस वक्त हुई थी उसके बाद पाकिस्तान के औराक़ में छपने के बाद भी नहीं हुई, क्योंकि वो पहली कहानी थी। पहला ये था, पूरे स्कूल के अंदर एक हंगामा था कि हमारे स्टूडेंट की कहानी छपी है और हर टीचर मुबारकबाद देता था। ख़ानदान में भी सभी लोगों ने पसंद किया था। मेरे वालिद वगैरह तो कन्नड़ी में थे, मैं दादा के पास था और फुप्पा जो थे हमारे सैयद तुराब अली, जो हिमायत अली शायर के वालिद थे, वो हमारे गार्डियन थे। तो वो चूँकि बहुत ज़्यादा उसके इंसान थे, तालीम ये इस पर वो मेहनत कराते थे। और बोले ये लौटा तो हाथ से निकल जाएगा, ये कहानी वानी में लग गया तो इसका हशर भी वही होगा जो हिमायत अली शायर का हुआ। तो एक तरह से पाबंदी लग गई थी। फिर तो मैं छपता तो था लेकिन वो अखबार घर को नहीं लाता था। और 8वीं 9वीं में आए तक तो मेरी कहानियाँ नूर, खिलौना, इस तरह के मैगज़ीन में आना शुरू हो गई थी और काफ़ी लोग मेरे को पहचानने भी लग गए थे औरंगाबाद में भी। उसके बाद ज़ाहिर है कि मैंने मैट्रिक पास किया। तो जब मैंने मैट्रिक पास किया तो मेरे वालिद बीमार हो गए, फालिज हो गया था उनको, तो हम सब लोग फिर औरंगाबाद ही शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे अब मुलाज़मत करनी चाहिए। तो उस ज़माने में ऐसा माहौल नहीं था, आप सोच नहीं सकेंगे कि नौकरी चल के घर आती थी, खाली मालूम होना कि कोई मैट्रिक पास लड़का है। तो मुझे नेशनल बुरहानी स्कूल से भी चांस था, मोइन उलूम से भी चांस था, तो मैंने मोइन उलूम को तरजीह दिया। उसके बाद फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया फिर आज़ाद कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया मेरी पढ़ाई, मैं बॉम्बे वगैरह चला गया था। उसके बाद फिर 1 साल 1.5 साल के बाद बॉम्बे वापस आया तो फिर ग़ुलाम अली शाह साहब ने मुझे दोबारा स्कूल के अंदर अपने खाम फिर से मुझे मुलाजिमत दे दी। बस वो सिलसिला चलता रहा। फिर यहाँ आकाशवाणी आया तो सबके साथ मैंने भी कोशिश किया, तो मुझे वहाँ कैजुअलशिप मिल गई और वो ऐसा रेडियो स्टेशन मेरे गले में आया कि फिर पूरी मुलाजिमत मेरी वहीं ख़त्म हो गई। देखिए, दक्कन रेडियो बहुत पावरफुल स्टेशन था। वो सिर्फ मतलब मराठवाड़ा या हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी वो सुना जाता था। और ज़ाहिर है कि हमारे ज़माने में नहीं था वो,
क्योंकि मैं तो 1950 में पैदा ही हुआ, जबकि वो 48 ही में यहाँ से पूना शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद ये रेडियो स्टेशन यहीं पे था नहीं। उसके बाद सिकंदर अली अवैध साहब चूँकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और उनके ज़ाहिर इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू वगैरह से बहुत अच्छे मरासिम थे, तो उन्होंने बोले कि भाई औरंगाबाद का रेडियो स्टेशन वापस कीजिए। तो फिर यहाँ उसकी जब तामीर वगैरह शुरू होने लगी और जब जैसी मालूम हुआ कि स्टेशन आने वाला है, तो हम जो उस ज़माने में जितने भी नौजवान थे, हम सब जाके देख के आते थे कितना बना, क्या बना वो। और मैंने तय करा था कि मैं यहाँ काम करूँगा, और मैंने नौकरी का तो नहीं सोचा था। मैं चाहता था कि चूँकि मैं स्कूल में भी और कॉलेज में भी ड्रामों में बहुत काम करता था, और उस ज़माने में औरंगाबाद में कई ऐसे ग्रुप थे जो ड्रामे करते थे। हर महीने 2 महीने को एक ना एक ड्रामा शो होता था। कभी मालूम हुआ कि वो गवर्नमेंट का इदारा था एक कल्याण केंद्र, वहाँ ड्रामा होता था। कभी एसटी वाले ड्रामा करते थे, कभी स्कूल का होता था, कभी ये, या कभी कोई प्राइवेट ग्रुप करता था। तो वो ड्रामों में मैं काम करता था। और चूँकि थोड़ी सी स्कूल में भी काम करता था, तो हमारे जो उस्ताद थे एक मौलवी शेख अहमद साहब, जो बहुत मशहूर अफसाना निगार महमूद शकील के वालिद थे, तो मैं उनका बहुत चहीता स्टूडेंट था। क्योंकि मुझे मतलब स्कूल में भी ड्रामों में पहला ब्रेक उन्होंने ही दिया था, और वो बातें उन्होंने मुझे सिखाई थी जो शायद फिल्म इंडस्ट्री या पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में भी नहीं सिखाई जाती। वो जब हम लोग ड्रामों में काम करते थे तो स्क्रिप्ट हाथ में होती थी और पढ़ते थे। उस वक्त खाली रीडिंग होती थी पहले रिहर्सल में। तो उसके बाद वो बोलते थे, देखो ये जो जुमला है, इस जुमले में दम नहीं है, इसमें एक लफ्ज़ है जो कीबोर्ड है, ये इस लफ्ज़ पे तुम जोर देंगे तो ये जुमला उठेगा। तो मैं बोलता था, सर वो कौन सा जुमला? नहीं, वो तुमको ढूंढना है, वो तुमने ढूंढना है कि किस पे तुमको स्ट्रेस देना चाहिए जिससे ये जुमला पूरा उभर के आएगा और उसकी एक वैल्यू बनेगी। तो वो मेरे को उन्होंने ट्रेनिंग दिया था, और उसी बुनियाद पर जो मैं सेलेक्ट हुआ ड्रामों के लिए आकाशवाणी में भी शुरू में, तो महज वही बुनियाद थी कि जब हमारे ऑडिशन के वक्त पूना से साहब आए थे, तो उन्होंने जब मेरा ऑडिशन लिया, वो ड्रामे के आदमी थे, तो अभी मेरा रिज़ल्ट भी निकला नहीं था, खाली वो जो स्क्रिप्ट दी गई थी वही पढ़ा था मैंने। तो उन्होंने मेरे को बुला के बोले कि तुम्हारे पास स्क्रिप्ट का सेंस है, ये कैसे है? बोला, मुझे नहीं मालूम कैसे सेंस है, आपने जो स्क्रिप्ट दी थी मैंने पढ़ के देखा, उसमें नहीं, पढ़ के नहीं आता ये कहाँ स्ट्रेस देना, कहाँ रुकना। तो मैंने बोला कि मेरे जो उस्ताद थे वो मुझे सिखाते थे। तो उन्होंने वहीं मेरे को बोल दिए थे कि आप सेलेक्ट हो गए। रिज़ल्ट तो 1 महीने के बाद आया। उसके बाद ड्रामे में जब तक भी काम नहीं मिला, क्योंकि नया नया स्टेशन था और ड्रामे जब तक होते भी नहीं थे, तो कैजुअल अनाउंसर की ज़रूरत थी। उसी ज़माने में मेरे को कबीर साहब ने एक प्रोग्राम दिए थे कि ये इंटरव्यू बेस्ड है, ये टेप रिकॉर्डर लेके जाओ और 3 लोगों का इंटरव्यू लेके आओ, ऐसे लड़के जिन्होंने बैंक से लोन लिया और वो कुछ कारोबार कर रहे हैं। तो मैंने वो लेके आया। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोले कि इसकी एक लिंक कमेंट्री लिखो। तो फिर मैंने उनसे पूछा ये कैसी होती, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। फिर उन्होंने समझाया कि ऐसा 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 लिखो। तो मैंने वहीं बैठ के लिखा। उन्होंने लिख लिया, यहीं लिख लिया। मैंने हाँ चलो रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग जब हुई तो मैं या 2 या 3 जुमले मैंने बोला होऊंगा, तो उन्होंने बंद करे मशीन और मेरे पास आके बोले कि बाबू तुम्हारी आवाज़ माइक पर बहुत अच्छी लगती है, तो तुम, हमको अनाउंसर की भी ज़रूरत है, तो तुम अनाउंसर का ऑडिशन क्यों नहीं दे देते? मतलब आप जैसा बोले मैं कर लूँगा। तो उसके बाद उन्होंने स्टेशन डायरेक्टर को जाके बोले कि भाई मेरे को जो लड़का चाहिए, जो आवाज़ मुझे चाहिए, वो आवाज़ इत्तेफाक से खुद आ गई। मैं चाह रहा कि आप इसका एडहॉक बेस पर है तो ऑडिशन ले लें, उसके बाद जब सबका लेंगे, जब देखेंगे, जब करेंगे, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है। तो स्टेशन डायरेक्टर ने भी मेरे से 2-4 कुछ पढ़वाए जुमले वगैरह। उसके बाद बोला कि अब ऑडिशन की ज़रूरत नहीं, आप इसको रख लीजिए। तो मैं वहाँ पे कैजुअल हो गया। तो मैं उस वक्त स्कूल में भी काम करता था और ये भी काम करता था, तो दोनों जगह काम करता था। और उस वक्त 14 दिन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, जो बाद में 7 दिन का हो गया बाद में। तो 14 दिन का मिलता था और उसमें कुछ 288 रुपये मिलते थे एक कॉन्ट्रैक्ट के। और जबकि मेरी तनख्वाही जो है पूरे महीने भर की उस ज़माने में
कुछ 150 155 कुछ मिलती थी। हैदराबाद का जो रेडियो स्टेशन था उस ज़माने में एक हैदराबाद में था और दूसरा औरंगाबाद में था, और ये बहुत पावरफुल स्टेशन था। यहाँ जो लोग काम करते थे बाद में वो पाकिस्तान चले गए, तो जो न्यूज़ रीडर थे जो बहुत तगड़ी आवाज़ में न्यूज़ पढ़ते थे वो अपने औरंगाबाद के थे। वो हिमायत अली शायर यहाँ उस ज़माने में काम करते थे। उसके बाद जो पाकिस्तान माइग्रेट करके गए तो उनका भी जो सहारा बना वो रेडियो स्टेशन ही बना। तो यहाँ के रेडियो स्टेशन ने बहुत कुछ दिया। अब मेरे में चूँकि मैं जब तक मेरे अफसाने वगैरह भी छपना शुरू हो गए थे, ड्रामे लिखने लग गया था मैं रेडियो स्टेशन पर गया तो फिर मुझे बहुत आज़ादी थी। मुझे मौजू दे देते थे कि इस पर ड्रामा चाहिए, तो मैं ड्रामा भी करता था। फिर मैंने एक पूरी टीम तैयार किया था और उस टीम में तो फिर हमने बहुत सारे ड्रामे किए उस ज़माने में। फिर जैसे जैसे कुछ लोग साथ आए, कुछ छोड़ के चले गए, कुछ हर बार हम टीम बनाते रहे। उसके बाद जब टीवी आ गया तो सीरियल्स शुरू हो गए, तो अब रेडियो की लिसनिंग पे बहुत असर पड़ने लगा था। तो फिर हमारे जो पैक्स थे तो मैंने उनको बोला कि साहब सीरियल आपको शुरू करना पड़ेंगे, वो लिखेंगे कौन? मैं लिखूँगा, आप उसकी फ़िक्र मत करो, आप इजाज़त दो खाली, और हम 13 एपिसोड करेंगे एक एक उसके। तो उन्होंने मेरे को इजाज़त दे दिए। तो फिर मैंने जो क्लासिकी अदब है, जैसे हातिम ताई था, सिंबाद जहाज़ी था, गुले सनोवर था, और ऐसे जो भी सीरियल्स थे वो मैंने 13 एपिसोड में वो लिखा और उसमें काम भी किया। वो पूरी एडिटिंग, डबिंग, म्यूज़िक वो देखे। तो फिर से क्या हुआ कि वो सीरियल की वजह से रेडियो हमारा चलता रहा, लोग सुनते रहे। समात फरमाइए क्लासिकी दास्तान अलीफ लैला से एक बेमिसाल किस्सा, अलादीन और जादुई चिराग। तहरीर हैदर अली फैजाबादी। तलखीस व ड्रामाई रूप जनाब शोएबुल हसन अंसारी। पेशकश जनाब मोहम्मद बाखर अस्करी और नूरुल हसनैन। उल्फत ने छेड़ा तराना, होठों पे दिल की है बातें। फिर उसमें फिर हम लोगों ने कई वैरायटी रखे थे। बच्चों का प्रोग्राम हर इतवार को होता था। एक सैटरडे 8 बजे में ख़वातीन होता था, औरतों के प्रोग्राम होते थे। उसके बाद जुमा के दिन है तो ख़तों के जवाब और डॉक्टर आपकी जान है तो जहान है, डॉक्टर से इंटरव्यू करते थे। और फिर बीच में कुछ एक आध ड्रामा। फिर बुध के रोज़ हम बातों बातों में एक फैमिली सीरियल करने लगे थे वो। तो ये सारी चीज़ों से क्या हुआ कि रेडियो पर असर नहीं पड़ा, रेडियो की लिसनिंग रही फिर भी। जुनून, तलाश, खुद आशना, भागमती, बंधन इंसानियत का और बेगम साहिबा जैसे काबिल ज़िक्र ड्रामे हैं। गुड्डू मियाँ, इकबाल बुलंद रहे और छोटा शहज़ादा जैसे ड्रामों के मजमूए बच्चों में मकबूल थे। 3 किरदारों पर मुश्तमिल घरेलू मौज़ूआती खाका बातों बातों में की कामयाबी का सहरा भी नूरुल हसनैन के सर जाता है। ये फिर फैमिली सीरियल जो होती थी उसमें यह था कि गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को हमको लेना होता था, लेकिन हमने उसका फॉर्मेट ये बनाया था कि मियाँ बीवी है, मियाँ बीवी की नोक झोंक है, हंसी मजाक है। उसमें जो तीसरा कैरेक्टर आता था वो कैरेक्टर प्रॉब्लम लेके आता था, और उसका वो प्रॉब्लम मतलब उसको जो भी मशवरा देना था उसको रास्ता बताने के बाद फिर मियाँ बीवी की तोक झोंक पर ही वो ख़त्म होता था। तो वो पूरा एक तरह से मिज़ाहिया अंदाज था उसका। तो बहुत चला वो, यहाँ पर बहुत दिन तक चलता रहा। मखसूस फिल्मी प्रोग्राम, पर्दे सीमी और क्लासिकल अदबी शख्सियात पर मुश्तमिल यादगार ज़माना है हम लोग जैसे प्रोग्राम लोग आज भी याद करते हैं। इसके अलावा मैं गज़ल हूँ प्रोग्राम भी काफ़ी पसंद किया गया। मैं गज़ल हूँ का कॉन्सेप्ट ये था कि गज़ल को हमने कैरेक्टर बनाया और शायर। अब वो दोनों की कैसे मुलाकात हुई और दोनों की जो गुफ्तगू होती थी, तो हम ऐसे अशार चुन के निकालते थे उस शायर के जिसमें सवाल भी हो, और उसी की शायरी में से जवाब का शेर भी ढूंढ के निकालते थे। बहुत मेहनत करते थे उसमें काफ़ी, और वो बनाते थे। और कॉन्सेप्ट ये था कि फ़न बाकी रहता, फ़नकार ख़त्म हो जाता। तो उसका एंड भी ऐसे होता था कि जैसे अब गालिब का कर रहे थे, गालिब का पूरा आ गया और एक वक्त उसने बोलती कि मिर्ज़ा अब आप उम्र के इस स्टेज पे पहुंच गए, गज़ल तवाना मर्द चाहती है।
आप मेरा एक पड़ाव थे, अब मैं जा रही हूँ। तो गालिब थोड़ा सा झिल्लाते, गुस्से में आते कि बेवफा, मैंने तेरे साथ क्या नहीं करा, यूँ नहीं। तो वो बोलती तू मेरी पहचान बन गया है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे पास तो अभी मेरी जुल्फ़ें खुली हुई है और कई हाथ मुझे है तो अंधेरे में नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम मेरा अगला पड़ाव क्या होगा, लेकिन तो मेरी एक हद थी, मैं वहाँ तक आ गई, मैं जा रही हूँ। अब वो गालिब साहब चिल्लाते थोड़ा सा, और जाते जाते बोलती कि तू तो अब मेरे अंग में बसा हुआ है, तेरे वजह से मेरा नाम बाकी रहेगा, सब कुछ है, लेकिन तू मेरा एक पड़ाव था, मैं मजबूर हूँ, मैं जा रही हूँ। उसके बाद फिर वो गालिब के बाद फिर किसी और शायर के पास, और फिर उनकी मुलाकात का भी वैसा ही था कि वैसे ही वो मिलती है, फिर वो होती। जैसे हमने वली पे जब करे थे तो उसने बोलती कि मैं एक शेर व शायरी में ताजगी चाहती थी, मुझे ऐसा कलाम चाहिए था जिसको पढ़ने के बाद लोग सुरूर में आए, वो तू था, इसलिए मैंने तेरे पास आई। और फिर उसके साथ पूरी ज़िंदगी है। खुली कुतुब शाह के साथ है तो बोलते तूने तो मेरे को ताम झाम और रक़्स सुरूर और इसमें मेरे को वो कर दिया था, लेकिन यह भी मेरा एक पड़ाव है। तो ऐसे हमने मुख्तलिफ़ पड़ाव बनाए थे। सिराज पे हमने तसव्वुफ़ पे लेके आए थे और ऐसा करते 13 एपिसोड करे थे। ये जब दिल्ली में ब्रॉडकास्ट हुए तो एक साहब जो है रेडियो के ऐसे, रेडियो और मिर्ज़ा गालिब, उस पर एक किताब लिख रहे थे, तो उन्होंने मेरे से वो ख्वाहिश की कि मुझे वो ड्रामा आप भेजिए। तो मैं बोला भाई वो मेरे पास लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन उसकी कैसेट मैं भेज देता हूँ आपको, आप उसमें देख लीजिए। तो उन्होंने कई लोगों को बताए वो कि यार रेडियो पर इस तरह से हुआ वहाँ पर, और इन्होंने पूरी गज़ल को एक औरत बना के खड़े कर दिया और पूरा उससे रोमानी सीन और ये और वो तड़प और बेचैनी और वो रोमानी सीन, ये सारी चीज़ें उसमें। तो वो उन्होंने बहुत काफ़ी ज़ख़ीम किताब छपी, उसमें वो ड्रामा भी उन्होंने उसको कोट किया, उसको मिर्ज़ा गालिब को लिया उन्होंने। नूरुल हसन मानते हैं कि सरज़मीन औरंगाबाद में उर्दू को हमेशा से एक ख़ास मुक़ाम हासिल रहा है और हर ज़माने में यहाँ ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने उर्दू का हक़ अदा किया। देखिए, औरंगाबाद उर्दू अदब का मतलब पहले दिन से ही गहवारा रहा, इस तरह से कि जिस वक्त यानी उर्दू मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पैदा हुई। जैसे दिल्ली वगैरह में जब पैदा हुई तो खड़ी बोली कहलाई, सिंधी में जब उर्दू आई तो वहाँ सिंधी के उसके हिसाब से भी, पंजाबी से जब हुई तो पंजाबी की टच में वो वहाँ पंजाबी की तरह रही। दक्कन में जो पैदा हुई वो दक्कनी कहलाई, और दक्कनी ज़बान की खूबी ये थी कि चूँकि ताजरों का जो तबका था अरब और ये सारा वो है तो यहाँ से आया, फिर यहाँ पर सूफ़ी आए, मोहम्मद तुग़लक़ आए, अलाउद्दीन खिलजी आया, तो ये सब लोगों के आने से औरंगाबाद की जो ज़बान बनी ये हैदराबाद से मुख्तलिफ है। औरंगाबाद की ज़बान दिल्ली से बहुत करीब है और उसकी वजह यह है कि दिल्ली का इम्पैक्ट भी रहा, और उस वजह से जो जैसे हम इस वक्त जो बातचीत कर रहे हैं, यही बातचीत अगर आप हैदराबाद में अगर आप करेंगे, नहीं भाई क्या बोल रहे हैं, वैसा नहीं होता ना, ये है लहजा वहाँ का। लेकिन आपको औरंगाबाद में आप देखेंगे आम आदमी भी अगर बात करेगा तो वो वही बात करेगा, वैसी ही बात करेगा जैसे किताबों में लिखी जाती है। तो औरंगाबाद की ज़बान किताबों की ज़बान रही। तो वली से पहले भी यहाँ बहुत सारे शायर पैदा हुए, लेकिन वली का कमाल ये है कि वली ने शायरी को बिल्कुल एक नया रुख दिया, एक ऐसा रुख दिया जो पर्शियन से भी थोड़ा सा मुख्तलिफ था और उसका अपना लहजा था, जिसमें जैसे उसका एक शेर है कि इस रात अंधारी में तुझ भूल ना पड़ूँ मैं, टुक पाँव की झांझर की झांझ सुनाती जा। ये जो मोमेंट्स है ये वली की शायरी में है। या उसका जो एक शेर है कि जादू है तेरे नैन गज़ाला सु कहूँगा, यानी आँखों की तशबीह वहाँ से। उसके बाद एक शेर है, मुझे शेर तो याद नहीं लेकिन मैं मफ़हूम बता देता हूँ कि मेरे महबूब के गाल पर जो तिल है, अब ये जो तिल है ऐसा मालूम होता है जैसे हौस पर बिलाल वज़ू कर रहे हैं, तो काला रंग और वो तो ये वली ने बड़ी नई तशबीहात और हिंदू मैथोलॉजी को भी इस्तेमाल किया।
जैसे वो अपने महबूब को मोहन बोलता है, मोहनिया बोलता है, ये सारे। तो ये जब शायरी, यानी दिल्ली वाले तो उर्दू को एक ज़बान लच्चर सी बोलते थे। वली जब पहली मर्तबा गया और वली ने जब अपना कलाम सुनाया तो वो लोग सजदर रह गए कि इस ज़बान में भी ऐसी शायरी हो सकती है। और नतीजा ये हुआ कि वो लोग वली के रंग में शेर कहने लगे। अगर वली औरंगाबाद छोड़कर नहीं जाता तो पता नहीं दिल्ली में उर्दू को आने में या उर्दू को वो ज़बान बनने में कितने दिन लगते थे। ये वली का कमाल है। उसके बाद सिराज औरंगाबादी आए। सिराज ने ज़बान को मतलब साफ़ करने का वही काम किया जो नासिख ने लखनऊ में किया। सिराज के पास आए तक कि ज़बान उर्दू से बहुत करीब हो गई थी। वैसे वली के पास भी बात शेर बिल्कुल आज के है, जैसे मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। अब इसमें बताइए दखनी का कौन सा लफ्ज़ है? तो औरंगाबाद का ये। अच्छा, उसमें औरंगाबाद को ये शर्फ हासिल है कि ये ज़मीन जो है खालिस शायरी की ज़मीन है। यहाँ जितने शायर हुए उनमें मैक्सिमम बहुत मशहूर हुए। हर दौर में अगर हम देखेंगे तो जब इसके बाद तरक्की पसंदों का दौर आया तो सिकंदर अली वश साहब ने आए। वश साहब ने तरक्की पसंदों की शायरी नहीं की, उन्होंने अपने मिजाज की शायरी की, लेकिन वो शायरी बहुत यादगार और बड़ी तवील नज़में उन्होंने दी। हिमायत अली शायर जब आए तो उन्होंने भी अपने मिजाज को और उसको उन्होंने बिल्कुल अब वहाँ, यानी पाकिस्तान जब वो जाने के बाद भी तो उनकी शायरी को वहाँ पर अप्रिशिएट किया गया, पसंद किया गया, और बल्कि आज तो उनको वहाँ लीजेंड बोलते हैं पाकिस्तान का। तो सिकंदर अली वजद आए। उसके बाद जब जदीदियत का दौर आया तो यहाँ खाई सलीम और बशर नवाज़ जैसे शायर पैदा हुए, और जदीदियत का जो मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो किसी बाहर के आदमी ने नहीं लिखा, इसी औरंगाबाद में खाई सलीम और बशर नवाज़ ने लिखा था। और फिर उसके बाद आज भी आप देखेंगे कि जो नए बच्चे हमारे पास शेर कहते हैं ना, उनके पास भी बड़ी जिद्दत है, नयापन है उनके पास। और आप हैदराबाद या दिल्ली जाएंगे तो वहाँ अभी थोड़ा सा रिवायती रंग दिखता, लेकिन आपको औरंगाबाद की शायरी में बड़ी फ्रेशनेस और ताजगी दिखती। इवन बाद में क़मर इक़बाल है, जावेद नासिर है, फिर बिल्कुल हम लोगों के पीरियड के फ़ारूक शमीम है, या उसके बाद सलीम मुहिउद्दीन है। क़मर इक़बाल के पास नयापन है बहुत ज़्यादा। बल्कि हिमायत अली शायर ने जैसे सुलासी शुरू किया था तो क़मर इक़बाल ने तसलीस किया, और तसलीस को एक नया पैराया दिया उन्होंने, एक बाज़ाब्ता उसका एक मीटर मुकर्रर किया, और उसका नतीजा है कि आज भी औरंगाबाद से बाहर भी तसलीस और सुलासी दोनों लिखी जाती है। भाई अब देखिए, औरंगाबाद को एक तो ये कि लोग बहुत अच्छे मिलते रहे। जैसे शुरू में यहाँ मौलवी अब्दुल्ला खां गए। अब्दुल्ला खां गए तो जब तक कि किताबों पर तबसरा नहीं होता था, पहली मर्तबा औरंगाबाद से शेख चांद के ज़रिए उन्होंने किताबों पे तबसरे करवाए, और वो तबसरे 1 पेज 2 पेज के नहीं होते थे, बल्कि तवील पूरी किताब का एक तरह से अहाता हो जाता था। तो ये औरंगाबाद ने दिया। औरंगाबाद से मैगज़ीन जो निकलता था, उर्दू और ये जो मैगज़ीन निकलते थे, इनकी सारे हिंदुस्तान में धूम थी। उसके बाद शेख चांद जैसा मौक़िक़ यहाँ पैदा हुआ जिसने सौदा पर ऐसा काम किया कि आज भी सौदा के उनके काम को हरफ आखिर समझा जाता। बाद में कई लोगों ने लिखे, लेकिन शेख चांद की किताब को फिर सामने लाना ही पड़ता। तो ये सारी चीज़ें थी। अब उसके बाद फिर अफसाने का तो यहाँ कोई इतना अमल दखल नहीं था, लेकिन जो अज़ीज़ अहमद जैसा जो बड़ा अफसाना निगार था, नावल निगार था, उनका वो उस्मानाबाद में रहते हुए उन्होंने पहली नावल भी लिखी थी और पहला अफसाना भी लिखा था। उसके बाद फिर यहाँ पर अफसाना मतलब लिखते जाते रहा, लेकिन कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं बना। उसके बाद जो टीम आई यहाँ पर, या जोगिंदर पाल जब यहाँ आए, तो उसके बाद यहाँ पर अफसाने का चलन ज़्यादा शुरू हुआ। हालांकि उनसे पहले भी यहाँ पर रिफ़त नवाज़, इलियास फ़रत, महमूद शकील, ये लोगों ने कहानियाँ लिखना शुरू कर दिए थे, असर फ़ारूक़ी। लेकिन उसके बाद ये हुआ। तो शुरू में तो मैंने भी ये सोचा था कि मैं शायरी करूँगा, लेकिन मैंने देखा कि शायरी में अपना दिमाग कुछ चलने वाला नहीं हूँ, तो मैं कहानियों की तरफ आया। और ये उसमें भी एक लालच थी मेरी कि उस ज़माने में औरंगाबाद में कम से कम 100-125 शायर थे।
तो मैंने ये सोचा है कि अगर मैं शायरी करूँगा तो मैं बहुत लोगों को भी काटते हुए आया तो 50वें नंबर से आगे नहीं जा सकूँगा। अफसाना निगार देखा तो 4-5 ही थे, तो मतलब 5वां से 6ठा नंबर बनने में हर्ज नहीं है। मैंने अफसाने और ये लिखना शुरू किया। या मेरी जो नावलें आई बाद में, वो नावलों ने मुझे काफ़ी शोहरत बख्शी। जैसे मैंने पहला जो नावल था वो तो मैंने यहीं के पस मंज़र में लिखा था, अहंकार, और वो देहात के पस मंज़र में है। तो मेरे जहन में उस वक्त भी एक बात थी कि जब भी कोई देही मौजू पर लिखता था पूरे हिंदुस्तान में, तो वो कॉपी करता था प्रेमचंद की। वो प्रेमचंद के देहात, प्रेमचंद की ज़बान, देहातियों की वही लैंग्वेज जो प्रेमचंद ने लिखा। मैंने सोचा कि नहीं, मैं यहाँ जो बोली जाती है ज़बान में वो बोली लिखूँगा। तो जो खेत के औज़ार है, मैंने वो भी ओरिजिनल जो उनके औज़ार, जैसे वहाँ हल चलाना बोलते हैं, हमारे पास नागर ना बोलते, मैंने नागर लिखा। उस तरह से बखर ना हुआ, बंधारे हुआ, ये सारी चीज़ों को मैंने उसमें दिया। और वो किताब काफ़ी मशहूर भी, मेरा पहला नावल भी बहुत मशहूर हुआ। लेकिन फिर मैं तकरीबन 8-9 साल मैंने दूसरा नावल नहीं लिखा। उसके बाद मेरे एक दोस्त थे मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी, उसने मेरे को बोला कि भाई बहुत हो गया अफसाने नावल। बोला ठीक है लिखूँगा। तो फिर मैंने वो नावल लिखा जो 1857 के पूरे बैकग्राउंड पर है, ऐवानों के खाबिदा चिराग। वो तकरीबन 450 सफ़ात पे कुछ फैली हुई है वो किताब। वो आई और वो बहुत क्लिक हुई, और उस पर बहुत, लंदन में भी उस पर तबसरे हुए, सेमिनार में वो किताब शामिल हुई। उसके बाद कनाडा से उस पर प्रोग्राम हुआ। फिर उसके बाद मैंने चांद हमसे बातें करता है लिखा। वो किताब इतनी क्लिक हुई, बल्कि उसमें मैंने, यानी नावल में आमतौर पर एक कहानी होती है, मैंने इसमें वो तमाम जो लव स्टोरीज़ थे मैंने उनको उसमें समेटा। अब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि भाई नावल में तो एक कहानी होती, तुम इतनी कहानियाँ कैसे समेटेंगे। तो मैंने आखिर तक बताया नहीं था उनको कि मैं उसमें एक लिंक क्या कर रहा हूँ। तो मैंने 2 चीज़ें कैरेक्टर बनाया, एक इश्क और एक चांद। चांद हमारे पास हमेशा से रोमानी इस्तिआरा रहा है, और चांद जो है हमेशा मतलब मोहब्बत करने वालों के साथ होता है। उसके बाद है तो फिर वो नावल इतनी क्लिक हुई कि बांग्लादेश ने, ढाका यूनिवर्सिटी ने उसको अपने सिलेबस में शामिल किया। तो वो पहले 5 साल में थी, उसके बाद फिर उनका लेटर आया कि हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हम अभी दूसरी किताब नहीं लगा रहे, हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो कंटिन्यू हुई कि, और उसको जो नाक़िदीन थे उन्होंने उसकी टेक्निक का नाम दिया कि ये कोलाश टेक्निक है। तो इस तरह से नावल को एक टेक्निक भी मेरे वजह से मिल गई। और उसके बाद 5-6 लोगों ने फिर नावल जो उन्होंने लिखी, तो इसी अंदाज़ को लेकर उन्होंने नावल लिखी। ये नए लोग जो लिख रहे हैं तो खाली अफसानचे लिखते रहेंगे तो अदब में आपका कोई नाम नहीं बनेगा, आपको अफसाना लिखना पड़ेगा। जो अफसाने लिखते उनको चाहिए कि वो नावल भी लिखें, क्योंकि अफसाना हो या अफसानचा तो बहुत मामूली चीज़ है, छोटी चीज़ है। अफसाना जो है वो थोड़े दिन तक के अपना असर रखता है, मादूम हो जाता है, लेकिन नावल लंबे रंग की होती है। ये वजह कि दास्तानें आज भी हम दिल लगा के देखते हैं, हालांकि 20 बार उस पर सीरियल आ गई, लेकिन आज भी अगर अली बाबा 40 चल रहा है या कोई ऐसी वो आ रही तो पूरा घर है तो देखने के लिए बैठ जाता। तो असल में लंबी चीज़ जो होती है वो पकड़ती है, वो रोकती है अपने आप को। तो इस तरह से नावल भी जो है, अच्छे जो नावल लिखे गए वो आज तक भी, जैसे उमराव जान अदा एक तवाइफ के ऊपर नावल है देखा जाए तो, लेकिन जिस अंदाज से उसको रुस्वा ने लिखे, जिस तरह का उन्होंने मुकालिमा बनाया और जिस तरह उन्होंने पूरे माहौल को पेंट किए, उसने उसको यादगार बना दिया, ज़िंदा व जावीद बना दिया। तो उसी तरह से नावलें अगर अच्छी नावल रही तो पकड़े जाती। बल्कि जिस वक्त उर्दू में नावल शुरू हुआ और डिप्टी नज़ीर अहमद की जो नावल मिरातुल उरूस आई थी, तो वो इतनी पॉपुलर हुई थी, उसका कुछ भी उसमें वो नहीं है। उसका मौजू है कि औरतों को सुघड़ बनाना, एक लापरवाह है और एक सलीक़ामंद है ये। तो वो नावल इतनी छपी उस ज़माने में कि जहेज़ में वो नावल भी दी जाती थी कि ताकि पढ़ के आप इसमें जो दूसरी औरत लड़की का है जो हिस्सा, वो बनने की कोशिश करो।